आई इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपको टैक्स पे करना आपके वेल्थ के लिए और कंट्री के वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे उस ब्लैक मनी का लॉजिक ये होता है कि जो आपके टैक्स के दायरे से छूट गई है 100%। इवन एक बैगर है ना, तो वो भी टैक्स कंट्री को दे रहा है। किस रूप में? जीएसटी की तरह से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 2022 आने वाला है, 2021 लगभग खत्म हो ही चुका है। इस बीच आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल होंगे आपके जिनका जवाब आज आपको मिल ही जाएगा। हमारे साथ फिलहाल सीए मौजूद हैं, सरोज आनंद जोशी। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू सो मच। मैंने फायदेमंद इसलिए कहा क्योंकि फाइनेंसेस को लेकर हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। भले ही फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए एक टैक्स पेयर होने के नाते, वो सर आपको आज बताएंगे। पहला सवाल सर आपसे यही है कि 2022 शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हो रहा, लेकिन कई टेंशंस होती हैं जो लोगों के मन में होती हैं आईटीआर फाइल करने को लेकर, या बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनको लेकर आप बेहतर उन्हें समझा सकते हैं फाइनेंसिस को लेकर। तो क्या आपका संदेश है जनता के लिए, टैक्स पेयर के लिए? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे एक सोसाइटी के अंदर जो टैक्स को लेके मिसकंसेप्शन है कि टैक्स हम लोग ईमानदारी से देंगे तो मतलब हम लोग को नुकसान होगा। बट आई इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक तो आपका वेल्थ मैनेजमेंट हो जाता है, उसके साथ साथ कंट्री का भी वेल्थ मैनेजमेंट होता है। जनरली ऐसा लगता है लोगों को कि टैक्स अगर हम देंगे ऑनेस्टी से तो हमारा जो भी पैसे उसकी जानकारी गवर्नमेंट को हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे रूल्स आ गए नए, जो नई कंप्लेंसेज आ गई, जिसके बाद आप कहीं भी टैक्स चोरी छिपा नहीं सकते। उल्टा आपको टैक्स पे करना आपके वेल्थ के लिए और कंट्री के वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। किस सेंस में है? अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने आप अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा मनी, जिसे ब्लैक मनी कहते हैं जनरली, उस ब्लैक मनी का लॉजिक ये होता है कि जो आपके टैक्स के दायरे से छूट गई है, अगर वो पैसा छूट जाता है तो वो आपका किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहाँ भी जाते हैं आजकल आपको पैन कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आपका वो वहाँ भी पकड़ में आ जाएगा। अभी क्या नया रूल क्या है कि आपको जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी आपको आजकल क्या है, जो सर्कुलेट हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, तो प्रॉपर्टी में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपकी कम से कम ऐसी इनकम होनी चाहिए, डिक्लेयर इनकम है। डिक्लेयर इनकम को वाइट मनी कहते हैं जिसको, वो मैक्सिमम मनी वाइट होगी तभी आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। और वैसे भी एक इथिकली ऑनेस्टली आपने कंट्री के लिए टैक्स पे करना चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और पहले तो आप उस टैक्स की प्लानिंग कीजिए, क्लोजिंग से पहले किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से, ईमानदार टैक्स कंसल्टेंट से मिलके आप वो तैयारी कीजिए। सर, आपने टैक्स की बात की है तो टैक्स पर ही हम सवाल कर लेते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि आम जनता के टैक्स से देश चल रहा है। टैक्स सड़कें बन रही हैं, पेट्रोल पर टैक्स लग रहा है, खाने पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। उन टैक्स की हम बात करते हैं, अब जीएसटी की भी बात करते हैं। लेकिन आखिर ये टैक्स देने वाला व्यक्ति होता कौन है? क्या सब लोग टैक्स देते हैं? क्या सिर्फ अमीर टैक्स देता है? क्या सिर्फ गरीब टैक्स देता है? ये टैक्स का कंसेप्ट जो है, अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो। देखिए, हमारे इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जिस टैक्स पेयर की बात कर आज आप लोग मीडिया वाले करते हैं, दरअसल वो टैक्स कंट्री में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता जितना इनडायरेक्ट टैक्स भूमिका निभाता है। इनडायरेक्ट टैक्स को देखा जाए तो देश का 100%, इवन एक बैगर है ना, तो वो भी टैक्स कंट्री को दे रहा है। किस रूप में? जीएसटी की तरह से। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप एक बिस्किट ले लो एग्जाम्पल, उस पर ब्रिटानिया का बिस्किट देता है, 18% टैक्सेशन है उसके अंदर। यानी एक बैगर को भी आप जब एक गिफ्ट करते हो ना 10 रुपये का बिस्किट, तो 1 रुपीज़ 80 पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। इवन पेस्टिसाइड और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उस पर 28% जीएसटी है। यानी किसान भी क्या दे रहा है? देश को जीएसटी दे रहा है। वो बहुत बड़ा मैक्सिमम पार्ट है। दरअसल क्या है, एक एलिट क्लास है। हमारे गवर्नमेंट में क्या किया कि 2,50,000 टैक्स नहीं है, और रिबेट मिला के 5 लाख वालों को टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? तो हमने क्या किया, छोटे दायरे वालों को टैक्स से ऐसे ही बाहर रखा हुआ है, वो इंडायरेक्ट के रूप में टैक्स दे रहे हैं। तो एक जो क्लास है वो अपनी इनकम का अफोर्डेबल रेट से कंट्री को दे सकता है, तो एक टैक्स का शेयर देता है। इवन इंडिया के अंदर टैक्स रेट काफ़ी कम है, फॉरेन में काफ़ी अच्छे टैक्सेशन रेट्स हैं, वहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी टैक्सेशन है। इस लिहाज से गरीब, मजदूर, किसान, इवन बैगर और सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, और उन सारे टैक्स पेयर के पैसे देश चल रहा है। खाली ऐसा नहीं कि जो ये आपके मीडिया वाले एसी रूम में बैठ के, ठीक है, और बोलते हैं कि हमारे टैक्स कम है, जो वाई सिक्योरिटी लेके बैठे हैं उनके पैसे नहीं। देश का हर आदमी, इवन मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सब लोग, इवन आप भी, अगर आप क्या बोलते हैं एक छोटा सा कोई आइटम खरीद, आपने सुना होगा अभी गारमेंट्स के अंदर भी इन लोगों ने जीएसटी बढ़ा दिया है। तो आप बहुत बड़ा, आप अपना मतलब आप सीना ठोक के गए कि मैं देश के लिए टैक्स दे रही हूँ। इवन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में हर आदमी टैक्स दे रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये दर्शक जो हैं जितने भी हमारे, वो सुन लें कि जब कोई भी आपको ये कहता है कि आखिर आप कौन सा टैक्स दे रहे हैं, तो सर के इस जवाब से आप अपना जवाब भी बना सकते हैं कि आप देश के लिए टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाएं भी आपको मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। सर देखिए, हम लोग पिछले काफ़ी वक्त की अगर बात की जाए तो डेमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसने कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित किया है सबको, कुछ को पॉजिटिव वे में, कुछ को नेगेटिव वे में। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं की जाती हैं। अगर आपके पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो ये दोनों चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। और जीएसटी के दौरान तो हमने देखा कि कई लोगों को पूरा पैटर्न समझने में ही काफ़ी वक्त लग गया, बहुत कंफ्यूज लोग रहे कि कैसे हम लोग जीएसटी का फॉर्म भरें, कैसे जीएसटी के लिए आगे हम लोग प्रक्रिया जो है उसे अपनाएं। तो इन चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है? मुझे लगता है जीएसटी के, सबसे पहले जीएसटी पे बात कर लेता हूँ। जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो रही ना, वो एक आम आदमी की जो बेसिक फंडामेंटल ज़रूरतें हैं उस पर रिसर्च नहीं हुई। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा वर्क होना चाहिए, प्री वर्क जिसे कहते हैं, प्री बजटेड वर्क कहते हैं जिसे, या प्री प्लान्ड बजट कहते हैं, उस पर बहुत काम हुआ। क्योंकि एक तो जब हमने जीएसटी लगा दिया, उसके लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने एक एज ए बिजनेसमैन हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ किसी जीएसटी से, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद मेरे पास पीरियडिकल रिटर्न्स होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, जो वेबसाइट थी वो भी हमारे काम नहीं करती, टैक्स पेयर को एक इशू रहा। दूसरा मुझे लगता है कि जीएसटी कलेक्शन में जो जीएसटी की हल्की चोरी हुई ना, उसका एक रीज़न और भी ये रहा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लियर नहीं थी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, जीएसटी के रेट मुझे लगता है थोड़ा सा अप्रोप्रिएट ज़्यादा थे रेट, कुछ चीज़ें, जबकि जब जीएसटी की बात हुई तो एक पैरेलल रेट रखने की बात थी। बाकी जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम था, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी से क्या था कि कई हद तक टैक्स चोरी बचाने के लिए, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हुआ है, लोग हिंदुस्तान में तिकड़म लगाने की आदत है हम लोग की, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें लगता है कि जो हमारा आईटी सेक्टर है आज के डेट में, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आईटी सेक्टर क्या कर रहा है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी कंट्री में आई, सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से ही है। आज की डेट में कोई व्यापारी कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उस प्रोडक्ट की सेल की डिटेल आपको पोर्टल में डालनी होती है। जो बायर है उसको डिनाई नहीं कर सकता है। एक तो ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, जीएसटी से बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। सवाल कुछ ये है कि इसमें जो जीएसटी के अंदर जो आम धारणा है, जो जीएसटी के व्यापारियों की दिक्कत है, एक तो मुझे लगता है छोटे व्यापारियों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और रूल जो ना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आजकल बैंकों में क्या हो रहा है कि आप करेंट अकाउंट खुलवाने जाओ ना, आपसे कहते हैं जीएसटी नंबर लेके आओ। और गवर्नमेंट ने 20 लाख और 40 लाख ऐसे लिमिट्स हैं जहाँ पे जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है। तो आप बैंकों को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि भाई आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एविडेंस लेके आइए। तो इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन की एक ज़रूरत है, वो जीएसटी के अंदर खामी से लगती है। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल था, डिमोनेटाइजेशन के अंदर जिस रात को घोषणा हुई थी ना, हम लोग को लग रहा था ये देश के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जैसे आप लोग मीडिया वाले बता रहे थे मास्टर स्ट्रोक के बारे में। तो मेरी समझ से परे था कि 2000 का नोट लेके क्यों आए। दरअसल वो जो हमारा मॉडल था कि हम लोग डिमोनेटाइजेशन करेंगे, उसके अंदर ये था कि भाई जो हमारे देश के अंदर करप्शन मेन मुद्दा था। इसमें करप्शन के लिए क्या ज़रूरत थी कि आपके पास बड़े नोट नहीं हो, 1000 का नोट लेके 2000 का नोट आना, ये थोड़ा समझ से परे था मेरा। बाकी डिमोनेटाइजेशन का कुछ और इकोनॉमिक बहुत फ़ायदे थे। फ़ायदे ये था कि कुछ टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविशन के कुछ उनके प्लान्स थे। जैसे हम लोग का स्क्रूटनी होती है, समरी असेसमेंट होता है, तो उस पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए वो एक फ़ायदेमंद लगता था लोग को, है जो लोग इसकी फेवर में बात करते थे। बाकी डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत हुई उससे। मतलब आप भी देख रहे हो आज के डेट में कि जो एक हमारी ना, जो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको ना, दो हमारी इकोनॉमी चलती मैम, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती जिसका बहुत बड़ा सरोकार नहीं था। वो वाले इकोनॉमी को हिट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन था दरअसल। बट वो उतना बड़ा रोल टैक्स में इतना ज़्यादा मतलब रोल प्ले नहीं करता था। बट मैं उससे कहूँगा डिमोनेटाइजेशन से आईटीआर से बड़ी है। कंपैरिजन आप 2 सालों का लगाएं तो पहले साल, जो पहले डिमोनेटाइजेशन के 16 के बाद से आईटीआर और लोग का, मतलब यानी कि आईटीआर मानी डिक्लेरेशन लोग का बड़ा है, और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ये ज़रूर बड़ी है। लेकिन जो हमें लगता है करप्शन वाला जो इशू है, मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में करप्शन की जहाँ तक बात करते हैं, हाँ कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंटों में करप्शन बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हायर लेवल पे बढ़ गया है। ये ऑनेस्टी से कहूँगा मैं। अगर आप आज पत्रकार के हिस्से से मुझसे पूछ रही है, मैं ईमानदारी से बताऊँ तो छोटे लेवल पे टैक्स, मतलब टैक्स चोरी कम हुई है, ईमानदारी बढ़ी है और करप्शन कम है, लेकिन वो सेंट्रलाइज हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो हमारे 10 लोग उसके
थे वो एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कहीं न कहीं लगता है मुझे। तो मतलब कह सकते हैं कि धन्ना सेठों का थैला अब भी भरता जा रहा है नोटों से, हरे नोटों से भरता जा रहा है। ठीक है सर। जैसे कि सर ने बहुत कुछ समझाया है। सर देखिए अभी क्या होता है कि जो आम आदमी है लोन को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते ये मेरा भी सवाल है कि लोन को लेकर आपकी राय क्या है? किसको लोन लेना चाहिए? अगर आप सीए होने के नाते किसी को कुछ सजेशन देना चाहें कि भाई लोन कितनी इनकम पे आपको लेना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें अगर इनकी बात की जाए तो? इसमें ना हमारा एक कैलकुलेशन होता है, जिसे ड्राइंग पावर कहते हैं, डीपी। और ये हमारा ना पहले भी घरों में एक रूल था, बहुत कॉमन रूल था कि हमने अपनी जितनी वेल्थ है ना मैम, उसका सिर्फ 20% लोन लेना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ डूबते इसलिए हम लोग, दरअसल क्या है ना, बैंक के अंदर क्या है कि मैं सबसे अभी एक आपके इसी चैनल के माध्यम से लोगों से बोलना चाहता हूँ, जैसे छोटे व्यवसायी लोग बड़ा लोन लेते हैं, या एक आपको लोन लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, जो एक प्रैक्टिकल है, वो लोग सब्सिडी के चक्कर में ले लेते हैं। और अक्सर वही लोग लोन सबसे ज़्यादा एनपीए होते हैं, क्योंकि वो सब्सिडी तो है ना, वो सब्सिडी के लालच से आप लोन तो लेते हैं। अल्टीमेटली आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो बिजनेस के आउटपुट और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की होना चाहिए। लेकिन सब्सिडी में लोग का क्या होता है, सब्सिडी लेने के और सब्सिडी लेने के लिए बीच में मीडिएटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है बिजनेस के अंदर जो वायबिलिटी है उसको फैक्टर को चेक करते हुए लोन लेना चाहिए। वायबिलिटी माने एज एग्जाम्पल, आपको लगता है मेरा किसी आइटम का मार्जिन सपोज 15% है या 16% है, उस पर 12% एनुअल में इंटरेस्ट दे सकता हूँ। अब पता चला आपके बिजनेस में इतना कंपटीशन है और आपका टोटली मार्जिन 8% है, 10% है, तो बैंक से आप 12% लोन लेके रहेंगे, तो अब तो आपका बैंक ही डूबेगा, आपका लोन डूबेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा समझ की ज़रूरत है कि आप जब भी लोन लेते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है जिस पे आप काम, उस पर आपने एक्सपर्ट रिसर्च की होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल एक एक आस्पेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अच्छे प्रोफेशनल के पास जाके जिसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, उससे डेटा इकट्ठा कीजिए, उसका मार्जिन देखिए, उसी मार्जिन के हिसाब से आप बैंक में लोन लीजिए। तो मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों की काफ़ी काम ये सजेशन आने वाला है। सर कुछ टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम पिछले काफ़ी सालों से कर रहे थे लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं कर रहे। उसमें से एक टर्म है जीडीपी। जीडीपी को लेकर सबकी अपनी राय है, डेफिनेशन अलग है और उसका रिजल्ट भी अलग है। लेकिन आपकी एक सीए होने के नाते क्या राय है और जीडीपी को लेकर क्या सोचते हैं? जी, ये तो आप लोगों ने ना हमारे पॉलिसी मेकर से पूछना चाहिए कि भाई जीडीपी, पहले जो 2014 से पहले आप लोग बहुत बोलते थे जीडीपी कंट्री की, और उसके बाद फिर आप बोलते थे कि डॉलर के मुकाबले। लेकिन मुझे पिछले 4-5 सालों से मुझे याद नहीं कोई नेशनल डिबेट चली हो कि जहाँ पे आप लोग जीडीपी की बात करते हो, या आप बात करते हो कि डॉलर का इतना रुपया कैसे गिर गया। पहले हम करते कि मतलब ये सरकार के करेक्टर की तरह गिर रही है, लेकिन आज जो इतनी गिर रही है वो किसके करेक्टर से गिर रही है, ये सवाल आपने पूछना चाहिए, मुझे नहीं। खैर, जीडीपी का जहाँ मसला है ना, एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद से हमारी जीडीपी में डाउनफॉल जरूर आया है। जीडीपी माने वैसे जनरली जीडीपी माने ये होता है कि जहाँ लोग के अंदर एक जीडीपी का एक इमोशनल फैक्टर है जो आपको बताएं, जो कोई मीडिया नहीं बताएगा आपको। दरअसल क्या है ना, जब लोग को फेथ होता है तब आप परचेज करते हो। ठीक है, दरअसल जब से अधिक से अधिक हमारे ये दो सेक्टर होते हैं मैम, एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है मैन्युफैक्चर सेक्टर। जब आदमी अधिक से अधिक खरीदारी करता है ना, तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। और ख़रीदारी आप कब करते हो, जब आप प्रॉस्परस होते हो। प्रॉस्परस आदमी खतरे उसे सेफ होता है। अभी आपको थोड़ा डर लगेगा ना कि नहीं यार मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, सिक्योरिटी नहीं होगी फाइनल। अभी ये जीडीपी है ना, एक पूरा एक फिलोसॉफी है, पता है, आदमी की जीवन की फिलोसफी जीडीपी जुड़ी है। जब आपको, जैसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको लगता है मेरी पेंशन है सब मिल जाएगी, वो अभी ऐसे खर्चा ज़्यादा करेगा। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी है नहीं, तो वो बचाने की ज़्यादा सोचेगा। तो जितना मनी का फ्लो होगा, जिस पूरी जीडीपी फ्लो पे जितना पैसा जाएगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि ये पूरा मॉडल है, वैसे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का मॉडल है। उसमें ये कहानी थी कि एक दो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी तक पहाड़ी में चढ़ के हम लोग एक जूस बेचेंगे। ठीक है, तो दो लोगों ने क्या किया, 100 रुपीज़ का जूस बनाया हो, और लोगों को चेंज देने पड़ेंगे, बहुत पुराना मॉडल है। तो उन लोगों ने क्या किया कि 10 रुपये की चेंज जेब में डाल दी। तो थोड़ा 1 किलोमीटर पे एक को प्यास लग गई, उसने कहा यार मुझे 10 रुपये 1 रुपये का ये दे दे। तो उसने पी लिया, 1 रुपया दे दिया दूसरे। उसने कहा चल अब मुझे तू दे दे। देखा कि वो 5 किलोमीटर तक पूरा ही क्या है, वो 100 रुपये का जो उनका जार था जिसमें उन्हें जूस था वो ख़त्म हो गया। अब आप सोच सकते हैं 1 रुपये के मूवमेंट से कितना जार पानी का ख़त्म हो गया, वो जूस का ख़त्म हो गया। अब ये इकोनॉमिक मॉडल है कि जितना पैसे का मूवमेंट होगा, उस 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी मैम, आपका 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो पैदल चले पहाड़ी में, पहाड़ी बिल्कुल मैं उस पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो 5 किलोमीटर में आदमी को प्यास भी नहीं लगती, मैं टिपिकल पहाड़ी की बात कर रहा हूँ।
तो मूवमेंट होना चाहिए, तो फ्लो कम हुआ है, इनफ्लो। तो उसके लिए दो फैक्टर हैं जो जीडीपी बढ़ सकते हैं। एक तो लोगों में फेथ होता है कि हमारा पैसा, हम मतलब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है इस्टेब्लिश है, तब आदमी खर्च। मुझे लगता है कोरोना और डिमोनेटाइजेशन 2 फैक्टर थे इकोनॉमिकली, जिसके बाद जीडीपी डाउन हुई है। तो उसके लिए है कि और इकोनॉमी को हेल्दी बनाना है, तो कोई भी चीज़ को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या आती है, तो जवाबदेही। और चौथा पिलर जो है ना, मैं भी एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपको तो हमारे पिलर ने सवाल करने चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देने चाहिए। और हमने गैर जरूरी मुद्दों के बजाय उन मुद्दों को जिससे पूरी देश की इकोनॉमी, उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट करती हो, उन पे सवाल करने चाहिए, और सवालों से हल निकलता है। सवालों से हल निकलता है। सर ने बिल्कुल सही कहा और कई सवालों के जवाब भी दिए। धन्यवाद सर अपना वक्त देने के लिए। तो मुझे लगता है इस छोटे से इंटरव्यू से, छोटी सी बातचीत से मुझे लगता है कि आज कई लोगों को कई सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।